रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफ आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड आदि का अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। होम रूल आंदोलन 1916। 6 साल की सजा काटने के बाद बाल गंगाधर तिलक 1914 में जेल से छूटकर बाहर आए। संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक नई विचारधारा अपनाई। 28 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कर्नाटक के बेलगाम में की। होम रूल के अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट, सचिव NC केलकर। कर्नाटक की लीग का क्षेत्र मुख्यतः कर्नाटक, मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश, बरार, महाराष्ट्र। भारत में होम रूल शुरू करने का श्रेय एनी बेसेंट को है। होम रूल विचारधारा के जनक एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया समाचार पत्र में पहली बार होम रूल विचारधारा को प्रस्तुत किया था। ठीक 5 माह बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग का गठन किया। अध्यक्ष जॉर्ज अरुणेल, सदस्य BP वाडिया, M रामास्वामी। मुख्यालय अड्यार, मद्रास। एनी बेसेंट की होम रूल लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत व बरार को छोड़कर शेष भारत इस लीग में शामिल था। एनी बेसेंट को मद्रास जाने पर रोक लगा दी गई व गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरुद्ध में जी सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 को भारत परिषद अधिनियम 1919 के नाम से भी जानते हैं। वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1925 तक। वायसराय और उनका कार्यकाल। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1925। भारत में द्वैध शासन 1919 में लागू किया गया। द्वैध शासन को प्रांतीय द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। विषय को प्रांतीय व केंद्रीय 2 भागों में बांट दिया गया। द्वैध शासन 8 प्रांतों में लागू किया गया। द्वैध शासन लगभग 16 वर्षों तक लागू रहा। इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा समाप्त किया गया। अहमदाबाद मील हड़ताल 1918। मार्च 1918 अहमदाबाद मील हड़ताल। महात्मा गांधी की भूमिका। चंपारण सत्याग्रह 1917। खेड़ा आंदोलन फरवरी मार्च 1918। अहमदाबाद मील हड़ताल मार्च 1918। असहयोग आंदोलन 1920।
प्लेग बोनस को लेकर मिल मालिक व मिल मजदूरों में विवाद हो गया। मिल मालिक प्लेग बोनस को समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर अभी भी दिए जाने के पक्ष में थे। अंबालाल साराभाई मिल मालिकों में से एक। अनुसुईया बेन अंबालाल साराभाई की बहन थी। इन्हीं के कहने पर गांधी वहां पहुंचे। रॉलेट एक्ट भारत में उभरते आंदोलन को दमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने मार्च 1919 में एक एक्ट पारित किया, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। इस एक्ट का वास्तविक नाम द एनार्किकल रिवॉल्यूशनरी एंड काइम एक्ट है। इस एक्ट के प्रावधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया। भारतीयों ने इसे काला कानून कहकर संबोधित किया। 8 अप्रैल 1919 हरियाणा के पलवल में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू व डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों ही लोकप्रिय नेता थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्र हुए, जहां जनरल डायर, जो पंजाब का गवर्नर था, ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। इसमें 1200 लोग घायल हुए व 729 लोग मारे गए। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का दिन था। 30 मई 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। शंकरन नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया। खिलाफ आंदोलन। विशाल ऑटोमन साम्राज्य का खलीफा पूरे इस्लाम जगत का खलीफा माना जाता था। टर्की इसका मुख्य केंद्र था। प्रथम विश्व युद्ध में टर्की मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। शत्रु राष्ट्र जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, इटली, टर्की। प्रथम विश्व युद्ध में यह आश्वासन दिया गया था कि टर्की का विभाजन नहीं किया जाएगा, परंतु बाद में टर्की का विभाजन कर दिया गया। यहाँ से इस्लाम के मानने वाले लोग ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो गए, जिसका परिणाम खिलाफ आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है।
सितंबर 1919 में अखिल भारतीय कमेटी का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया। खिलाफत आंदोलन ब्रिटिश विरोधी रणनीति के विरुद्ध शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य टर्की को विभाजन को रोकना, टर्की के विभाजन को रोकना व खलीफा को पुनः शक्ति संपन्न बनाना था। खिलाफत आंदोलन से संबंधित लोग हकीम अजमल खां, लियाकत अली, शौकत अली, महात्मा गांधी, मुहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद। असहयोग आंदोलन 1920 भारत में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था। कारण 3 महत्वपूर्ण कारण: जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, स्वराज की प्राप्ति। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड सितंबर 1920 कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इसमें असहयोग आंदोलन शुरू करने पर विचार किया गया। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव C.R. दास ने रखा। मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का किसी भी तरह का सहयोग न करना, उपाधियों का परित्याग, सरकारी पदों को छोड़ देना, अदालत का बहिष्कार, वकीलों ने अदालत जाना बंद कर दिया, विद्यार्थियों ने स्कूल जाना व अध्यापकों ने पढ़ाना बंद कर दिया, विदेशी कपड़ों व वस्तुओं का बहिष्कार, खादी व चरखे को लोकप्रिय बना दिया गया। वकालत छोड़ने वाले व्यक्ति C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर सत्यपाल, वल्लभ भाई पटेल, अरुणा आसफ अली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। असहयोग आंदोलन के समय स्थापित संस्थाएं: जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, गुजरात विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय। सर्वाधिक सफल बहिष्कार कपड़ों का रहा। विदेशी कपड़ों का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया गया। उनकी जगह जगह होली जलाई गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी है। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। वीरान सड़कों ने उनका स्वागत किया। असहयोग आंदोलन के दौरान पहली गिरफ्तारी C.R. दास की हुई तथा बासंती देवी दूसरी गिरफ्तारी थी। मद्रास इस आंदोलन से सबसे कम प्रभावित हुआ। 1921 में अहमदाबाद में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष CR दास चितरंजन दास को चुना गया, परंतु जेल में होने के कारण इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की। इसी आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का विचार रखा गया था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। पुलिस ने पहले निहत्थे लोगों पर गोली चला दी। बदले में भीड़ ने पुलिस वालों को थाने में बंद कर आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए। आंदोलन के हिंसक हो जाने के कारण गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष का कारावास। तो विद्यार्थियों, आज बस यहीं तक। इसके बाद हम 9वें पार्ट में अध्ययन करेंगे। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, हम लोग इस समय आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 8वें पार्ट में होम रूल आंदोलन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफ आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड आदि का अध्ययन किए थे। आज हम लोग 9वें पार्ट में स्वराज पार्टी, गांधी-दास समझौता, पब्लिक सेफ्टी बिल, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, काकोरी डकैती, केंद्रीय विधानसभा बम कांड, बंगाल में क्रांतिकारी घटनाएं, चटगांव शस्त्रागार कांड, साइमन कमीशन आदि का अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देने की प्रतिक्रिया के रूप में कांग्रेस में निराशा का माहौल व्याप्त हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा 1923 में चुनाव आयोजित किए जाने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ नेता जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खां आदि इस चुनाव में भाग लेना चाहते थे, जबकि कुछ तटस्थ रहने के पक्ष में थे। अतः कांग्रेस में 2 गुट उभर आए। पहला परिवर्तनवादी गुट चेंजर्स और दूसरा अपरिवर्तनवादी गुट नो चेंजर्स। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में आयोजित किया गया। इसमें विधान परिषद में प्रवेश का प्रस्ताव CR दास द्वारा रखा गया, किंतु चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। इसी कारण CR दास व मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। वह मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी गठित कर दी।
1923 का वर्ष कांग्रेस के लिए संकट का समय माना जाता है। नवंबर 1923 में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कांग्रेस को 101 में से 47 सीटों पर सफलता प्राप्त हुई। मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। बंगाल में बड़े दल के रूप में उभरे मद्रास व पंजाब में असफलता हाथ लगी। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। यह स्वराज पार्टी की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। 1924-25 में नगर पालिका व नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए। CR दास को कलकत्ता का मेयर चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना नगर पालिका का अध्यक्ष चुना गया। जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया गया। गांधीदास समझौता 1924 एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। 1924 का बेलगांव अधिवेशन। पब्लिक सेफ्टी बिल 1925 में सरकार द्वारा पारित किया गया, जिसे गुलामी बिल नंबर 1 कहा गया। मोतीलाल नेहरू ने पब्लिक सेफ्टी बिल को गुलामी विधेयक नंबर 1 कहा। 1925 में ही CR दास की मृत्यु हो गई। उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA अक्टूबर 1924 कानपुर। HRA का गठन कानपुर में किया गया। HRA एक क्रांतिकारी पार्टी थी। HRA के संस्थापक सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद रिवोल्यूशनरी समाचार पत्र निकालते थे। बंदी जीवन यह सचिंद्रनाथ सान्याल की आत्मकथा है। HRA की पहली घटना काकोरी डकैती मानी जाती है। 9 अगस्त 1925 काकोरी डकैती। काकोरी नामक स्थान पर लखनऊ सहारनपुर 8 टाउन रेलगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। क्रांतिकारी से संबंधित जेल। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्ला खां फैजाबाद जेल में, रोशन सिंह इलाहाबाद जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा जेल में। इन चारों को काकोरी कांड के लिए फांसी की सजा दी गई। भगत सिंह काकोरी डकैती में शामिल नहीं थे। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 9-10 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में हुआ। संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के शामिल होने के बाद HSRA बन गया। सोशलिस्ट समाजवाद।
HSRA की पहली घटना सैंडर्स की हत्या। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए HSRA स्कॉट को मारना चाहती थी, लेकिन धोखे से सैंडर्स की हत्या हो गई। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद ये तीनों सैंडर्स की हत्या में शामिल थे। केंद्रीय विधानसभा बम कांड। 8 अप्रैल 1929 को HSRA के 2 सदस्य भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंक दिया। यहीं पर बम फेंकते समय पहली बार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा इकबाल का था। लाहौर षड्यंत्र के तहत भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। इंकलाब जिंदाबाद का मतलब क्रांति अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद का मतलब भगत सिंह। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, इंकलाब जिंदाबाद व भगत सिंह दोनों का एक ही अर्थ है। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य व उनके सुमेलन। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु की फांसी 23 मार्च 1931। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26-29 मार्च 1931। बंगाल में क्रांतिकारी घटनाएं। 1931 में बंगाल में सूर्य सेन के नेतृत्व में क्रांतिकारी घटनाएं शुरू हुईं। सूर्य सेन को प्यार से लोग मास्टर दा कहते थे। दा का मतलब भाई। क्रांतिकारी घटनाओं का मुख्य केंद्र चटगांव। सूर्य सेन ने चटगांव में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। इंडियन रिपब्लिक आर्मी के सदस्य प्रीति लता वाडेकर, कल्पना दत्त, लोकीनाथ बाउल, सत्तार मियां, बीना दास। चटगांव शस्त्रागार कांड 1930-31। सूर्य सेन ने चटगांव शस्त्रागार पर हमला बोलकर कब्जा बना लिया। प्रीति लता वाडेकर ने रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा व इसी दौरान वह मारी गई। कल्पना दत्त को सूर्य सेन के साथ आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। केमिल्ला की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष, सुनीति चौधरी ने 1931 में जिला अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में गवर्नर की गोली मारकर हत्या कर दी। साइमन कमीशन 1927-28। वर्ष 1919 के भारत परिषद अधिनियम के गठन के समय यह प्रावधान था कि 10 वर्ष की अवधि के बाद यह परीक्षण किया जाएगा कि यह अधिनियम अपने उद्देश्य में कहां तक सही उतरा है।
साइमन कमीशन इसी प्रावधान का परिणाम था। साइमन कमीशन का गठन 1927, साइमन कमीशन का भारत आगमन फरवरी 1928। साइमन कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन, कार्यकाल 1926 से 31 तक। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। अध्यक्ष सर साइमन। सभी सदस्य अंग्रेज थे। कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण ही भारत में इसका विरोध किया गया। दिसंबर 1927 कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित किया गया। इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। वीरान सड़कों ने साइमन कमीशन का स्वागत किया और हर जगह साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन के नारे लगाए गए। लखनऊ में खली कुज्जमा ने साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया। मद्रास में साइमन कमीशन का विरोध टी प्रकाशम ने किया। पंजाब लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। यहीं स्काट की लाठियों से लाला लाजपत राय जी घायल हो गए। लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट, मेरे ऊपर किए गए लाठियों के हर प्रहार ब्रिटिश ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। साइमन कमीशन का समर्थन करने वाली पार्टियां जस्टिस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। साइमन कमीशन का विरोध करने वाली पार्टियां लिबरल फेडरेशन, तेज बहादुर सप्रू, उदारवादी महासंघ, हिंदू महासभा MR जयकर, मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो विद्यार्थियों, आज बस यहीं तक। इसके आगे नेहरू रिपोर्ट से हम लोग 10वें पार्ट में अध्ययन करेंगे। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, हम लोग इस समय आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 9वें पार्ट में स्वराज पार्टी, गांधीदास समझौता, पब्लिक सेफ्टी बिल, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, काकोरी डकैती, केंद्रीय विधानसभा बम कांड, बंगाल में क्रांतिकारी घटनाएं, चटगांव शस्त्रागार कांड, साइमन कमीशन आदि का अध्ययन किए थे। आज हम लोग 10वें पार्ट में नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, जिया तरंग आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट, पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन आदि का अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी। लॉर्ड बर्केनहेड ने स्वराज पार्टी को यह चुनौती दी कि वह एक ऐसा संविधान तैयार करें
जिससे भारत की आम जनता सहमत हो सके। 1 जुलाई 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। भारत को एक डोमिनियन स्टेट अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। भारत एक संघ होगा जिसमें द्विसदनीय लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल होगा। गवर्नर, राज्यपाल, संवैधानिक प्रधान होगा। प्रथम निर्वाचक प्रणाली की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। नागरिकता को परिभाषित किया गया व मूल अधिकारों की बात रखी गई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली की मांग को अस्वीकार किए जाने के कारण जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट खारिज कर दी और बदले में अपना 14 सूत्री फार्मूला प्रस्तुत कर दिया। जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित कर दिए जाए। मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन कर दिया जाए। जिन्ना को द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक कहा जाता है। पूर्ण स्वराज। लाहौर अधिवेशन 1929। अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में सबसे पहले पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। यह प्रस्ताव हसरत मोहानी ने रखा था। मद्रास अधिवेशन 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 रावी नदी के किनारे आयोजित। अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू। रावी नदी के किनारे पहली बार पूर्ण स्वाधीनता का संकल्प पारित किया गया और अर्धरात्रि में पहली बार तिरंगा झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930। लाहौर अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कार्यक्रम तैयार किया जाने लगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत लॉर्ड इरविन के समय हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च पैदल से मानी जाती है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930। महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की पैदल यात्रा की। 5 अप्रैल 1930 महात्मा गांधी दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी सांकेतिक रूप से नमक बनाकर नमक कर का विरोध किया। इस आंदोलन का मुख्य कारण सरकार ने नमक जैसी आवश्यक वस्तु पर भी कर लगा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस मार्च व मुसोलिनी की रोम मार्च से की है। इतिहास में जीवट को नेपोलियन बोनापार्ट कहा जाता था।
सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल अन्य कार्यक्रम: पूर्ण स्वराज की मांग, विदेशी नौकरियों से त्यागपत्र, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, व्यापक हड़ताल व धरना प्रदर्शन, लगान न देना व कर अदा न करना। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तृष्णापल्ली से वेदराण्य तक की यात्रा की। मद्रास में केलप्पन ने ठीक ऐसी ही यात्रा की थी। भारत के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में गांधी जैसी भूमिका अब्दुल गफ्फार खान ने निभाई, जिसके कारण इन्हें सीमांत गांधी कहा गया। अब्दुल गफ्फार खान की पार्टी खुदाई खिदमतगार, गठन अब्दुल गफ्फार खान द्वारा गठित। खुदाई खिदमतगार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। लाल कुर्ती आंदोलन अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाई गई। कबीलाइयों ने गांधी जी को मलंग बाबा कहा। उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में आंदोलन को दमित करने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट को नियुक्त किया गया। चंद्रसिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेंट ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। मणिपुर की जनजातियों ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रानी गौडिनेल्लू ने मणिपुर के जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। गौडिनेल्लू को रानी की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। रानी गौडिनेल्लू नागा महिला थी। रानी गौडिनेल्लू को जोन ऑफ पार्क की उपाधि दी गई। जिया तरंग आंदोलन। जिया तरंग आंदोलन का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में चलाया गया। बिहार में कर न अदा करने के लिए आंदोलन चलाया गया। मध्य प्रांत, महाराष्ट्र व कर्नाटक में वन नियमों के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। असम में कर्निघन सर्कुलर के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। कर्निघन सर्कुलर बच्चों को अपने अभिभावक से चरित्र प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य था। उत्तर प्रदेश में कर अदायगी न करना व लगान न देना आदि को लेकर आंदोलन किया गया। वानर सेना, लड़कों की सेना, मंजली सेना, लड़कियों की सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। 5 मई 1930 को दमन चक्र चलाकर ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। दांडी से संबंधित समय 12 मार्च 1930 दांडी मार्च, 5 अप्रैल 1930 दांडी पहुँचे, 6 अप्रैल 1930 नमक बनाया। धरासड़ा विद्रोह 21 मई 1930 सरोजनी नायडू व इमाम साहब के नेतृत्व में लोगों का समूह धरासड़ा नमक कारखाने की ओर बढ़ रहा था, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने दमन के लिए पुलिस से गोलियां चलवा दी, जिसे धरासड़ा विद्रोह कहा गया। इसमें लगभग 2000 लोग मारे गए।
धरासड़ा नमक कारखाना था। धरासड़ा विद्रोह के लिए पत्रकार मिलर ने कहा, मैंने 18 वर्षों की अवधि में धरासड़ा जैसा विद्रोह कभी नहीं देखा। धरासड़ा विद्रोह के समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930। मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर विचार विमर्श करने के लिए नवंबर 1930 में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन की सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया। उद्घाटन रैमजे मैकडोनाल्ड। इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। फलतः यह सम्मेलन असफल रहा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। प्रथम गोलमेज की असफलता को दूर करने के लिए तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर आदि के प्रयासों से महात्मा गांधी व लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में एक बैठक 17 फरवरी से आयोजित की गई, जो बाद में गांधी इरविन समझौते के रूप में 5 मार्च 1931 को परिणत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। राजनैतिक कैदियों की रिहाई, जिन पर हिंसा का आरोप न हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हो गई। नमक पर से कर हटा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस गांधी इरविन समझौते के प्रबल आलोचक थे। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु को फांसी दे दी गई। 26-29 मार्च 1931 कराची अधिवेशन। 26-29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। पहली बार मूल अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया। कराची अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते की पुष्टि यानी स्वीकार कर दी गई। प्रमुख घटनाएं और उनका समय। साइमन कमीशन रिपोर्ट मई 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931। कराची अधिवेशन 26-29 मार्च 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अक्टूबर 1931 से दिसंबर 1931। भारत का वायसराय लॉर्ड विलिंगटन। महात्मा गांधी SS राजपूताना नामक जहाज से सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन पहुंचे। महात्मा गांधी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। एनी बेसेंट व मदन मोहन मालवीय जी व्यक्तिगत तौर पर सम्मेलन में भाग लिया। घनश्याम दास बिड़ला जी ने फिक्की के अध्यक्ष के रूप में भाग लिया। अंबेडकर ने दलितों के लिए
पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। गांधी जी सहमत नहीं हुए, फलतः यह सम्मेलन भी असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही फ्रैंक मॉरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर कहा। सांप्रदायिक पंचाट 1932, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड 16 अगस्त 1932 को पृथक निर्वाचक मंडल को दलितों के लिए प्रदान कर दिया गया। अब यह व्यवस्था मुसलमानों व सिखों के अतिरिक्त दलितों के लिए भी कर दी गई। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। 20 सितंबर को पूरे देश में प्रार्थना व उपवास दिवस मनाया गया। आमरण अनशन के समय गांधी यरवदा जेल में थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी के इस आमरण अनशन पर कहा था कि देश हित में यह गांधी का उत्कृष्ट बलिदान है। पूना समझौता 26 सितंबर 1932। पूना समझौता महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गईं। विधान मंडल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1934। तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी लंदन में आयोजित किया गया। ये 3 गोलमेज सम्मेलन नहीं थे, अपितु ये एक ही सम्मेलन के 3 चरण थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन का समय: प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अक्टूबर-दिसंबर 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1934। प्रांतीय चुनाव: जनवरी-फरवरी 1937 में आम चुनाव संपन्न हुए। ये आम चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संपन्न किए गए थे। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मद्रास में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। मुंबई, असम और उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में आई। तो विद्यार्थियों, बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस असफल रहा। कुल 8 जगहों पर कांग्रेस ने सरकार बनाई। कांग्रेस सरकार का कार्यकाल 2 वर्ष से कुछ अधिक का रहा। 15 नवंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। 22 दिसंबर 1939 कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने की खुशी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, क्योंकि कांग्रेस ने सारे मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था।
1938 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, इसे हरिपुरा गुजरात अधिवेशन कहते हैं। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो विद्यार्थियों, अब इसके आगे त्रिपुरी अधिवेशन 1939 से हम 11वें पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, हम लोग इस समय आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 10वें पार्ट में नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, जिया तरंग आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट, पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन आदि का अध्ययन किए थे। आज हम लोग 11वें पार्ट में त्रिपुरा अधिवेशन, देसी रियासतें, बटलर समिति, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, समांतर सरकारें, सुभाष चंद्र बोस व स्वतंत्रता संघर्ष, आजाद हिंद फौज, INA मुकदमा, बेवल योजना, शिमला सम्मेलन, माउंटबेटन योजना आदि का अध्ययन करेंगे और संपूर्ण आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त कर देंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। त्रिपुरा अधिवेशन 1939 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1939 में त्रिपुरी जबलपुर में आयोजित किया गया। इसमें अध्यक्ष पद को लेकर मतभेद था। गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष पद के लिए खड़ा करना चाहते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस स्वयं ही अध्यक्ष पद के दावेदार थे। 1580 मतों से सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष चुन लिए गए। पट्टाभी सीतारमैया की हार पर गांधी ने कहा, पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी अपनी हार है। मार्च 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। मई 1939 कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की। देसी रियासतें, देसी रजवाड़े, रजवाड़े का मतलब राजा होता है। ब्रिटिश शासन के समय देश में 562 देसी रियासतें थी। सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद, सबसे छोटी रियासत बिलवारी। नरेंद्र मंडल 108 बड़ी रियासतों को मिलाकर नरेंद्र मंडल बनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देसी रियासतों व ब्रिटिश शासन के बीच आपसी तालमेल बिठाना था। नरेंद्र मंडल का गठन 1921 में किया गया था। बटलर समिति 1927। नरेंद्र मंडल व
ब्रिटिश साम्राज्य के मध्य संबंधों की जांच करने के लिए बटलर समिति का गठन किया गया। अखिल भारतीय जन कांग्रेस मणिलाल कोठारी, जी.एम. अभयंकर, बलवंत राय मेहता ने दिसंबर 1927 में इसका गठन किया। इस पार्टी ने देसी रजवाड़ों में राजनीतिक जागृति पैदा कर दी। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 वायसराय भारत सरकार लॉर्ड लिनलिथगो। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में उस समय हुई जब नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय जनता से विचार विमर्श किए बिना ही भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। रामगढ़ अधिवेशन 1940 मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में रामगढ़ अधिवेशन आयोजित किया गया। इसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि यदि केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का मौका दिया जाए तो युद्ध में समर्थन किया जा सकता है। कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। अगस्त प्रस्ताव प्रमुख अंतरिम सरकार के गठन के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री संस्था के गठन का प्रस्ताव, युद्ध सरकार परिषद के गठन का प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940 में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मुहम्मद अली जिन्ना ने की। जिन्ना का मानना था कि एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ स्वीकार नहीं। इस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव खली कुज्मा ने रखा था। मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र का जनक मुहम्मद इकबाल। इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन में इकबाल ने पृथक राष्ट्र की विचारधारा सामने रखी। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया था। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का स्नातक छात्र था। नाउ एंड नेवर वी टू लिव नामक पर्चा बांटा था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 से मानी जाती है। पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे।
और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्रिप्स मिशन 1942। 22 मार्च 1942 को सर स्टेफर्ड की अध्यक्षता में एक मिशन भारत आया जिसे क्रिप्स मिशन कहा गया। इसने जो प्रस्ताव रखा उसे क्रिप्स प्रस्ताव कहा गया। प्रस्ताव: युद्ध के बाद भारत को एक डोमिनियन स्टेट अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश भारत व देसी रजवाड़े दोनों शामिल होंगे। अप्रैल 1942 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक दिनांक उत्तर दिनांकी चेक कहा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ऐसे बैंक के नाम जो टूट रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कारिणी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियावाला टैंक में वर्धा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी ने पहली बार करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर समस्त वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। महात्मा गांधी व सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया, इन सबको अहमदनगर जेल में रखा गया। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में रखा गया और जेल तोड़कर फरार हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में बंद कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का एकमात्र आंदोलन था जो कि नेतृत्व विहीन था। जनता ने स्वयं नेतृत्व संभाला। यह विश्व का सबसे बड़ा जन आंदोलन माना जाता है। उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, वी.एम. खाकर ने भूमिगत रेडियो का संचालन किया करते थे। रेडियो मुंबई व नासिक में बनाए गए थे। उषा मेहता का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो का संचालन करते थे। कस्तूरबा गांधी की समाधि आगा खां पैलेस में है। समांतर सरकारें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई जगहों पर समांतर सरकारें स्थापित की गईं। समांतर सरकारें बलिया में चित्तू पांडे ने, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में
पहली समांतर सरकार स्थापित की गई। दूसरी समांतर सरकार बंगाल के तामलक नामक स्थान पर स्थापित की गई। तीसरी समांतर सरकार महाराष्ट्र के सतारा में स्थापित की गई। यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यह सरकार वाई.वी. चाहवाण व नाना पाटिल द्वारा स्थापित की गई। सुभाष चंद्र बोस व स्वतंत्रता संघर्ष। 2 जुलाई 1940 को सुभाष चंद्र बोस को भारत सुरक्षा कानून रासुका के तहत नजरबंद कर दिया गया। 27 जनवरी 1941 को चमत्कारिक ढंग से गायब हो गए। ये अफगानिस्तान, पेशावर व काबुल होते हुए मॉस्को पहुंचे, फिर मॉस्को से जर्मनी पहुंचे। अंततः ये जर्मनी में जाकर हिटलर से मिले। पेशावर से जर्मनी जाते समय सुभाष चंद्र बोस ने ओरलैंडो में से टोटा के नाम से यात्रा की। हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि दी। जर्मनी से कुछ समय बाद सुभाष चंद्र बोस सुभाष बाबू टोक्यो चले गए। 2 जुलाई 1943 को जर्मन यू-बोट से सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बना दिया। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया। INA इंडियन नेशनल आर्मी मानसिक पुत्र था मेजर फूजीहारा कैप्टन मोहन सिंह। टोक्यो सम्मेलन 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन रासबिहारी बोस ने किया था। आजाद हिंद फौज की पहली ब्रिगेड का गठन सितंबर 1943 में किया गया। आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का कैप्टन मोहन सिंह को बनाया गया। 31 दिसंबर 1943 को आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप पर कब्जा कर लिया। शहीद द्वीप, अंडमान द्वीप, स्वराज द्वीप, निकोबार द्वीप। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर सुभाष चंद्र बोस ने झांसी ब्रिगेड की स्थापना की। झांसी ब्रिगेड सिर्फ महिलाओं के लिए थी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल इसी झांसी ब्रिगेड की सदस्य थी। आजाद हिंद फौज में 3 ब्रिगेड थी, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड। शाहनवाज खां सुभाष ब्रिगेड के कैप्टन थे। म्यांमार, नागालैंड की सीमाओं पर आक्रमण करते समय सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से रेडियो प्रसार करते समय गांधी को सबसे पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। INA मुकदमा नवंबर 1945। इसे लाल किले का मुकदमा कहा जाता है। आजाद हिंद फौज के सैनिकों का लाल किले में
मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के तीनों अभियुक्त कैप्टन प्रेस सहगल, कैप्टन शाहनवाज, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। इस मुकदमे में पैरवी करने वाले वकील बचाव पक्ष के वकील भूला भाई देसाई, प्रमुख वकील कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू बाद में। इस मुकदमे के बाद पहली बार लॉर्ड बेवेल ने वीटो पावर का प्रयोग कर INA के सभी अभियुक्तों की सजा को माफ कर दिया था। कैप्टन रशीद भी INA मुकदमे में मुख्य अभियुक्तों के साथ थे। कैप्टन रशीद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बेवल योजना 4 जून 1945 को लॉर्ड बेवेल ने शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे बेवल योजना कहा गया। 4 जून 1945 को ही लॉर्ड बेवेल ने राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए बेवेल योजना प्रस्तुत की। बेवेल योजना का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करना था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 बेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे शिमला सम्मेलन कहा गया। 4 जून 1945 को बेवल योजना, 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन, वायसराय लॉर्ड बेवेल। शिमला सम्मेलन के बाद वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 14 स्थानों में 6 स्थान मुसलमानों को प्रदान कर दिए गए। माउंटबाटन योजना 3 जून 1947, इसे वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे मनबाटन योजना भी कहा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत आने का उनका मुख्य उद्देश्य देश को स्वतंत्र कराना था। इसी योजना में भारत विभाजन का प्रस्ताव दिया था। 14 जून 1947 को भारत विभाजन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में स्वीकार कर लिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पास कर दिया गया। सैयद वारिस अली शाह की मजार बाराबंकी देवा शरीफ में, सैयद सालार की मजार मसूद गाजी बहराइच में। तो बच्चों, ये था आपका आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। अब इसके बाद कुछ पेज में बहुत अच्छे अच्छे पारिवारिक थॉट्स लिखे गए हैं, जो कि आप लोग अवश्य पढ़ना और इसे पढ़कर अपने जीवन में एक बदलाव लाना और अपने परिवार में अपने माता पिता का ख्याल रखना, उनकी सेवा करना और उनकी देख रेख करना आपका परम कर्तव्य है। तो विद्यार्थियों, इस आधुनिक इतिहास को पढ़कर आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आराम से दे सकते हैं और बहुत ही अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये सब एक से बढ़कर एक थॉट्स लिखे गए हैं आधुनिक इतिहास में।
जो कि बहुत ही प्रेरणादायक थॉट्स हैं। इसके बाद ये आखिरी पेज है आधुनिक इतिहास का। तो विद्यार्थियों, अब मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहता हूँ। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।